यूट्यूब चैनल अमर सर IAS पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल हमने संविधान सभा के गठन से संबंधित बताए थे, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का भी ये क्लास होगा। तो कल हम बताए थे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसके संबंध में बताए थे। गठन से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं क्या क्या थी संविधान सभा के संबंध में, सारे के सारे मैं बता चुके थे। और आज इसी के परिप्रेक्ष्य में कि कल हम लास्ट में बताए थे कि 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 इसके संबंध में बताए थे कि प्रथम बैठक जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, उसके बाद 211 सदस्य प्रथम बैठक में भाग लिए थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। उसके बाद 11 दिसंबर के बारे में बताए थे, द्वितीय बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो क्वेश्चन आया था कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किस बैठक में बने थे, तो वो बैठक का नाम क्या, द्वितीय बैठक, यानी द्वितीय बैठक में वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कब बने, 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा बताए थे 13 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू के द्वारा लाया गया था और इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इतना तक हम बता चुके थे। अब देखना है कि जैसे ही संविधान सभा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, उसी के साथ ही संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। अब देखना है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसकी शुरुआत हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए इस टाइप से शुरुआत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं। अब उठता है सवाल कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। क्योंकि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत से 296 सदस्य को चुनाव करना था, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। तो जो ये प्रांतीय चुनाव जो हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। यही प्रांतीय चुनाव के द्वारा जो सदस्य चुने गए थे उन्हीं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किए। यानी कहने का तात्पर्य कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। इस प्रांतीय चुनाव में जो सदस्य प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए थे, वही सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय
मत पद्धति के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को चुने थे, यानी 296, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, और शेष जो 93 थे वो देशी रियासत के द्वारा मनोनीत किए गए थे। तो इस तरह से हम बता चुके हैं कि आंशिक रूप से निर्वाचन और आंशिक रूप से मनोनयन के तहत संविधान सभा के सदस्यों का सदस्य गए संविधान सभा के अंदर और उन्हीं के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने, कहीं न कहीं ये अप्रत्यक्ष जो सदस्य चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए, तो उसमें जो प्रांतीय जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ 1937 में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुई। तो कहीं न कहीं जनता का प्रभाव है संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव में। तो इसलिए भारतीय संविधान का यदि स्रोत पूछा जाए तो भारत की जनता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में आम चुनाव हुए, जिसके तहत प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किए। अब 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1947 से 1950, कब से कब तक 1947, यानी आज़ादी से लेके आज़ाद होने के पश्चात और भारत गणतंत्र होने तक जिस नियम से चला था उस नियम का नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। यानी आज़ादी के पश्चात और गणतंत्र, भारत को गणतंत्र होने से पहले भारत का शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संचालित हुई। तो इस प्रकार आपने देख लिया भारत शासन अधिनियम। अब दूसरा मुद्दा है कि दूसरा मुद्दा है संविधान सभा। संविधान सभा ने देश को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। यानी हमारा राष्ट्र का जो प्रतीक है, हमारे राष्ट्र के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राज चिन्ह, राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर जिसको कहते हैं। तो संविधान सभा ने देश को राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। यानी हमारे राष्ट्र के जो प्रतीक हैं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राज चिन्ह और राष्ट्रीय पंचांग, कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। किसे? राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो 3 रंगों से है। पहला जो है ऊपर वाला, ऊपर जो है केसरिया, ये शक्ति और साहस का प्रतीक है। शक्ति और साहस, यानी जो तिरंगा है वो 3 कलरों में है, 3 रंगों में है। सबसे ऊपर केसरिया जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, और मध्य में जो है, मध्य में सफ़ेद शांति और सत्य का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक। यानी तिरंगा का ऊपर
केसरिया जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, मध्य में सफ़ेद शांति और सत्य का प्रतीक है, और नीचे हरा, हरा जो उर्वरता का प्रतीक है, उर्वरता का प्रतीक है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। ये राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर, सबसे ऊपर केसरिया जो शक्ति और साहस का प्रतीक, दूसरा जो मध्य में है वो सफ़ेद जो शांति और सत्य का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा जो उर्वरता का प्रतीक है। इसलिए 3 कलरों का 3 उद्देश्य 3 है, ये आपने देख लिया। अब राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगाली वेंकैया हैं। यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? पिंगाली वेंकैया है। और राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। कितने? 24, जो एक दूसरे पर 15 डिग्री पर स्थित है। यानी 24 तिल्लियाँ चक्र के अंदर, और ये कितने डिग्री पर हैं? 15 डिग्री पर स्थित हैं। और उसके बाद हम देखते हैं लंबाई और चौड़ाई 3:2 3:2 में है। तो इस तरह से हम देखें कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2, चक्र में कितने? 24 तिल्लियाँ, कितने डिग्री एंगल पर? तो 15 डिग्री एंगल पर। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगाली वेंकैया है। अब इस राष्ट्रीय ध्वज को 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पहली बार फहराया गया। यानी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया, किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया किसने? सबसे पहली बार, ये तो कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार फहराया गया था, तो सबसे पहली बार किसके द्वारा फहराया गया? तो सबसे पहली बार 1907 मैडम भिखाजी कामा, सबसे पहली बार किसके द्वारा? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में इसे फहराया गया था। भारत में नहीं, भारत से बाहर सबसे पहली बार मैडम भिखाजी कामा के द्वारा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। और भारत में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार फहराया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में पहली बार इसे फहराया गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय पहचान दिलाई, उसमें पहला को देखा राष्ट्रीय ध्वज, यानी राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगाली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना था? 3:2 था। राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। ये डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। तिरंगा का 3 कलर, ऊपर वाला केसरिया जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, मध्य में जो है सफ़ेद वो शांति और सत्य का प्रतीक है, और हरा जो सबसे नीचे है उर्वरता का प्रतीक है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उस समय भी था। यहाँ की 60% से अधिक जनसंख्याएं अभी भी कृषि पर निर्भर है। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने सबसे नीचे हरा का
उद्देश्य ही था उर्वरता का प्रतीक। तो आपने देखा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। अब आता है राष्ट्रीय ध्वज के पश्चात राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। अब इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। किसे? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान है क्या? जनगण मनगण। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मनगण। तो इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान है क्या? जनगण मनगण। किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के। ये किस भाषा में है? बांग्ला भाषा। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। यानी जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई है। किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। अब इसे 1911 कब? 1911 कि कलकत्ता अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन के 1911 में। अब दूसरा पहलू है, कितने सेकेंड के लिए होते हैं ये? 52 सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए गाए जाते हैं? 52 सेकेंड के लिए। यानी राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय गान क्या था? जनगण मनगण। किनके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। किस भाषा में मूलतः थी? तो बांग्ला भाषा में। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में इसे पहली बार गाया गया था। अब रविंद्रनाथ टैगोर की एक पत्रिका थी, पत्रिका जिसका नाम था तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी यानी कौन सा पत्रिका था उनका? तत्वबोधिनी। इसी में एक शीर्षक था जिसका नाम था भारत भाग विधाता। यानी रविंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका तत्वबोधिनी, और जिस तत्वबोधिनी पत्रिका का शीर्षक भारत भाग विधाता, इसी शीर्षक से हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मनगण ली गई है। तो कहाँ से, किस पत्रिका से? तो रविंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका थी तत्वबोधिनी, पत्रिका का नाम। और उसी पत्रिका में एक शीर्षक था जिसका नाम था भारत भाग विधाता, और उसी शीर्षक के अंदर जो था जनगण मनगण उसी से ली गई है। ये मूलतः किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। इसे कब संविधान सभा ने स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। क्या कितने सेकेंड के लिए गाए जाते हैं? तो 52 सेकेंड के लिए गाए जाते हैं। अब इस राष्ट्रीय गान का इंग्लिश अनुवाद, कौन सा अनुवाद? इंग्लिश अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया। यानी हमारा राष्ट्रीय गान का इंग्लिश अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, और उनके किस पत्रिका? तो तत्वबोधिनी। शीर्षक कौन? भारत भाग विधाता से लिया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। क्या यह किस भाषा में थी? मूलतः बांग्ला भाषा में थी। और कितने सेकेंड के लिए? 52 सेकेंड के लिए होता है ये राष्ट्रीय गान का गाने का पीरियड। तो इस तरह से हमने देखा, राष्ट्रीय ध्वज को देखा,
संविधान सभा ने उसे भारत को एक पहचान दी राष्ट्र प्रतीक के रूप में। दूसरा देखा राष्ट्रीय गान को, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय गीत को। अब आपने देखा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति दी। उसके बाद देखा राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया। अब देखते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को देखा आपने, अब राष्ट्रीय गीत। इसे भी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। यानी राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय गीत को भी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम ये कहाँ से ली गई है? आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है ये। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास क्या है? उपन्यास, पुस्तक नहीं है, उपन्यास है। अब देखो राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। क्या है ये? वंदे मातरम है। कहाँ से ली गई? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से लिया। यह मूलतः किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है। और इसे गाया कब गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, यानी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। किसका? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, उसी अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह मूलतः किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत मूलतः किस भाषा में थी? तो संस्कृत भाषा में। कौन सा राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। किस पुस्तक से लिया गया? तो आनंद मठ पुस्तक नहीं, उपन्यास से। और ये उपन्यास किनका है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा है। और कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन जो हुई 1896 में, इसे पहली बार गाया गया था। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब आपने देख लिया राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय ध्वज को। अब राज चिन्ह आता है। कौन सा? राज चिन्ह, जिसे राष्ट्र चिन्ह भी कहते हैं। इसे राष्ट्र चिन्ह भी कहते हैं। इसे संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा। कब स्वीकार किया इसे? 26 जनवरी 1950 को। इस डेट को आप याद रखिएगा कि हमारा जो राज चिन्ह है उसे या राष्ट्र चिन्ह, उसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अब अगला पॉइंट है इसमें कि जो हमारा ये राज चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया? तो अशोक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, जो सारनाथ यूपी में स्थित है, यहीं से हमारा राष्ट्र चिन्ह को लिया गया। यानी सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से हमारा राज चिन्ह, राष्ट्र चिन्ह ली गई। इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। अब इस राज चिन्ह पर जो है अशोक स्तंभ के, उसमें कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। कितने? 4 सिंह हैं। इन 4 सिंह में दिखते कितने हैं? 3। और एक दूसरे को और पीठ किए हुए बैठा है, जिसके कारण सिंहों की संख्या तो 4 है, लेकिन दिखती कितनी है? 3 ही दिखती है। और इसी अशोक स्तंभ यानी राज चिन्ह जो है हमारा, उसके नीचे
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यानी जो हमारा राज चिन्ह है उसे 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। और कहाँ से लिया गया? तो अशोक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है वहाँ से इसे लिया गया। और उसमें कितने सिंह हैं? तो 4, लेकिन दिखते कितने हैं? 3। इसके अलावा यहाँ पर हाथी, घोड़ा, सांड यानी बैल, हाथी, घोड़ा, सांड या बैल भी इस अशोक स्तंभ के आधार पर है। यहाँ पर तो सिंहों की संख्या दिखती है 3 है 4, ये आधार पर कितने पशु? 3, एक हाथी, दूसरा घोड़ा और तीसरा सांड जिसे बैल, यानी एक हाथी है यहाँ, एक घोड़ा है, एक सांड जिसे बैल, और एक सिंह भी है, लेकिन सिंह यहाँ पर 4 है, इसलिए पशुओं में सिंह और 4 वो एक पशु एक ही हो गया। सिंह संख्या 4 है लेकिन दिखती 3 है। तो इस तरह से देखते हैं कि 4 सिंह में दिखते 3 हैं। और इसके अलावा आधार में कौन कौन पशु है? हाथी, घोड़ा और सांड जिसे बैल कहते हैं। तो इस तरह से संविधान सभा ने राज चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। अशोक स्तंभ जो सारनाथ में है वहाँ से हमारा राज चिन्ह को लिया गया। उसमें 4 सिंह जिसमें दिखते हैं 3 और उसके आधार पर पशु हाथी, घोड़ा, सांड जिसे बैल। अब वहीं पर एक सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ है, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से ली गई है। अब आपने राज चिन्ह के बारे में जाना। इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान सारे के बारे में जान गए। अब राष्ट्रीय कैलेंडर जिसे पंचांग भी कहते हैं, पंचांग, यानी राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार ने कब? 22 मार्च 1957। कब? 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसे स्वीकृति दी। इसे संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया था कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो पंचांग है इसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को स्वीकृति प्रदान की। और जो हमारा ये राष्ट्रीय कैलेंडर जो पंचांग है उसकी तिथि 78 माना गया है, क्योंकि 78 जो है कनिष्क शक संवत माना था। कनिष्क का राजरोहण की तिथि है ये 78, यहीं से इसका काउंटिंग होता है। यानी 78 शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। और 78 क्या है? कनिष्क जो शक शासक था उसका ये क्या है? राजरोहण की तिथि है। कब? 78। और इसी 78 शक संवत पर हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग जो है आधारित है। दूसरी तरफ ग्रीगेरियन हमारा कैलेंडर ग्रीगेरियन पर भी आधारित है। शक संवत 78 तो है ही, इसके अलावा ग्रीगेरियन कैलेंडर पर भी भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। और संविधान सभा ने इसे कब स्वीकृति दी? संविधान सभा नहीं, इसे भारत सरकार ने कब स्वीकृति दी? तो 22 मार्च 1957 को। और किस पर आधारित है? शक संवत 78 शक संवत यानी कनिष्क की राजरोहण की तिथि पर आधारित है। और दूसरा ग्रीगेरियन कैलेंडर पर भी ये आधारित है। और हिंदी माह का नव वर्ष 22 मार्च कब होता है? 22 मार्च को। हिंदी माह का नव वर्ष कब? 22 मार्च को। प्रथम माह कौन होता है? चैत। और अंतिम माह कौन होता है? अंतिम माह फागुन। यानी हिंदी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष कब होता है? 22 मार्च को। प्रथम माह कब होती है? हिंदी माह में चैत होता है। और अंतिम माह कौन होता है? फागुन होता है।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हिंदी कैलेंडर जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके आधार पर हमारा जो नव वर्ष कब होता है 22 मार्च को, प्रथम महीना कौन होता है चैत्र होता है और अंतिम कौन होता है फागुन होता है। तो इस तरह से देखें राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने 22 मार्च 1957 को क्या क्या स्वीकृति दी और किस पर आधारित है शक संवत 78। ये 78 क्या है कनिष्क का राजरोहण की तिथि है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर है तो शक ये जो 78 है कनिष्क की राजरोहण की तिथि है और यहीं से शक संवत आरंभ होता है। तो मेरा भारतीय कैलेंडर जो है वो शक संवत 78 पर और दूसरा ग्रीगोरियन कैलेंडर पर भी आधारित है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग है उसे भारत सरकार ने कब स्वीकार किया 22 मार्च 1957 को किया और किस पर आधारित है शक संवत कितना 78। ये 78 क्या है कनिष्क की राजरोहण की तिथि है और दूसरा किस पर आधारित है ग्रीगोरियन कैलेंडर पर भी मेरा भारतीय कैलेंडर आधारित है। प्रथम माह कौन होता है चैत्र, अंतिम माह कौन होता है हिंदी माह में फागुन और नव वर्ष हिंदी माह का कब होता है तो 22 मार्च को। इस प्रकार देखें कि हिंदी माह में नव वर्ष जो होता है 22 मार्च को, इंग्लिश में तो 1 जनवरी आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद प्रथम माह कौन होता है हिंदी माह कैलेंडर के अनुसार तो चैत्र होता है और अंतिम माह हिंदी माह के कैलेंडर के अनुसार वो फागुन होता है। इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रीगोरियन कैलेंडर शक संवत 78 पर आधारित। उसके बाद देखे भारत सरकार ने इसे 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया। इस तरह से हमने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राज चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय कैलेंडर को देखा, जिसमें मात्र एक राष्ट्रीय कैलेंडर जिसे भारत सरकार ने 1957 में स्वीकृति दी 22 मार्च 1957 को। इसके अलावा जितने भी आपने देखा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राज्य चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, ये सभी को संविधान सभा ने स्वीकृति दी। लेकिन मात्र एक जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसे संविधान सभा ने स्वीकृति नहीं दी थी, भारत सरकार ने इसे स्वीकृति दी थी। इसलिए पूछा जाता है किन किन को संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राज्य चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज। जबकि राष्ट्रीय कैलेंडर को संविधान सभा ने नहीं दिया था, इसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को स्वीकृति प्रदान की थी। यही अंतर से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इस तरह से हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा ने किस तरह से संविधान को बनाया। उसके बाद वो हमारे राष्ट्र चिन्ह को भी स्वीकृति दी, भारत की एक अलग पहचान दी। तो भारत को एक अलग पहचान दिलाने में भी संविधान सभा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह से आज का वीडियो इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम मिलेंगे।